हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेशन सिटी के इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में जुड़े हैं जो अपना जो भारतीय भूरणनीतिक सीमाएं तथा भौगोलिक विशेषताओं के ऊपर होने वाला है। देखिए दोस्तों, अपन चर्चा करें उससे पूर्व हमें किसी भी देश का इतिहास जानने से पूर्व उसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में, यानी कि जो उसकी भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हमें अपने को नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके जरिए अपन इतिहास को सरलता एवं सुगमता से जान सकते हैं कि उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी रही होगी। ठीक उसी प्रकार अपन इन चीज़ों को जानने से पूर्व इसे सरलता से समझने के लिए हम इसे 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला अपना सामान्य परिचय है, दूसरा अपना भूरणनीतिक सीमाएं हैं और तीसरा अपना भौगोलिक भूभाग व इनकी विशेषताएं हैं। इनको अपन 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार अपन सामान्य परिचय के अंदर पढ़ने वाले हैं इसको 3 चरणों में। पहला चरण है अपना नामकरण, दूसरा है अवस्थिति और तीसरा है आकृति। ठीक उसी प्रकार अपन पहला जो अपना सामान्य परिचय उसके अंदर नामकरण टॉपिक लेते हैं और नामकरण के अंदर सबसे पहला अपना नाम आता है भारत। देखिए दोस्तों, भारत नामकरण की हमें जानकारी सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलती है, जो कि ऋग्वेद के अंदर एक राजा हैं, उनकी एक वृतांत है। उस वृतांत के अंदर राजा भरत के नाम से भारत नाम बना, ऐसा हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी हमें इसकी प्रथम जो जानकारी, जो अपन यूं कहें भारतवर्ष शब्द जो पहली बार हमें प्राप्त हुआ, वो हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रथम बार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, हम अपने को भारतवर्ष शब्द की प्रथम बार उल्लेख मिलता है, वो कहाँ मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और दूसरा अपने ये भारत के बाद में अपना जो दूसरा नामकरण आता है भारत का, हिंदुस्तान। देखिए दोस्तों, पर्शियन और जो ईरानी जो फारस के ऊपर जो शासन करने वाला वंश था, उसका नाम था सासानी वंश। और वो सासानी वंश के अंदर एक अभिलेख था, मतलब सासानी वंश के टाइम का एक अभिलेख था, उसका नाम था नक्श ए रण स्तंभ, यानी कि नक्श ए रण स्तंभ। उस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि हिंदुस्तान। और हम बात करें इसके अंदर ईरानी लोग थे, ईरानी जो ये पर्शियन जो ईरानी लोग थे, ये क्या करते थे? सैको है पढ़ते थे। सैको क्या पढ़ते थे? है पढ़ते थे। तो सैको है पढ़ते थे तो अपने यहाँ एक नदी बहती है, सिंधु। और सिंधु प्रदेश के जो आसपास के निवासियों को ये क्या मानते थे? भारतीय मानते थे। अपन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनके लिए वो तो इनको सिंधु के पास, सिंधु क्षेत्र को क्या कहते थे? हिंदू। सैको सैको सैन्य पढ़कर ये है पढ़ते थे, इसलिए वो सिंधु को क्या बोलते हैं? हिंदू। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे जो सिंधु नदी है उसके आसपास में रहते थे, तो वो उसको हिंदुस्तान ही कह दिया उन्होंने। ठीक है, उसी प्रकार अपन आगे चर्चा करें। देखिए दोस्तों, इसके संबंध में एक लेख भी है भारत के संबंध में, कि जो अपना सागर है उससे उत्तर की साइड, यानी कि जैसे अपन ये देखिए, भारत का ये निचली हिस्सा है, इसके ये अपना सागर है, और सागर से उत्तर की साइड में तो क्या है? सागर के उत्तर में, और ये हिमालय अपना, और हिमालय के कहा? दक्षिण में क्या है? दक्षिण के अंदर जो प्रदेश है, यानी कि जो उसका उसकी भूमि है, और उस भूमि पे निवास करने वाले क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। यानी कि सागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो लोग निवास करते हैं वो क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। ऐसी हमें जानकारी मिलती है। ठीक उसी प्रकार अपन
इसके अन्य नामों की अपन चर्चा करें तो इसको अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें अधिकांशतः इसको जम्बूद्वीप के नाम से बताया गया है। जम्बूद्वीप किसका नाम है? भारत का ही नाम है। और इसको दूसरा अन्य नाम के अंदर अपन बात करें आर्यवर्त। आर्यवर्त इसे पाणिनि की अष्टाध्यायी और मनुस्मृति के अंदर इसको क्या बताया गया है? आर्यवर्त बताया गया है। और देखिए दोस्तों, इसका नाम इंडिया जो यूनानी लोग हैं इसको सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंडस। इंडस, तो इंडस शब्द से क्या बना? इंडिया। तो इंडिया किसने कहा? यूनानी लोगों ने। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपने YouTube परिवार के साथ में बने रहिए। इसकी अवस्थिति और आकृति अपन अगले वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। और इसके अन्य नाम अपन लिख लेंगे। भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तीसरा अपन इंडिया, और चौथा इसका ले लेंगे अपन आर्यव्रत, और पांचवा ले लेंगे जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।